तो अब इस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अगेंस्ट एक दूसरा सिस्टम आता है सेकंड, दैट इज़ नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अभी नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किस डेवलप्ड विच वर बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज़ अमंग द ऑर्गेनिजम्स। एफिनिटीज़ मतलब कहते हैं चाहत, मतलब सिमिलर, कि अब ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसको बेसिस बनाएगा कि जो पहले में कमी, हम दूसरा क्लास सिस्टम लाएंगे तो हम ये देखेंगे ना कि पहले में जो कमी रह गई थी वो ना दोहराई जाए। पहले में क्या था, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को अलग कर रहे थे, दिख ही नहीं थे कि भाई इनमें सिमिलैरिटी है, इनका ओरिजिन सेम है, ये एक स्पीशीज सेम, इनके एंसेस्टर सेम, ये कुछ नहीं दिख रहे थे। बट इसमें नेचुरल एफिनिटीज़ को देखा जाएगा, मतलब सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ऑर्गेनिजम्स में, आसपास में इन्वायरमेंट में क्या नेचुरल एफिनिटीज़ है, उनके बीच में क्या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस क्लासिफिकेशन में उसको कंसिडर किया जाएगा। दे कंसिडर नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर्स, उन्होंने उस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम की तरह सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को नहीं कंसिडर किया बट ऑल्सो इंटरनल फीचर्स। उन्होंने इंटरनल फीचर्स को भी इक्वल वेटेज, इंटरनल फीचर्स को भी समान अधिकार दिया कि इनको कंसिडर करना भी ज़रूरी है, तभी हम एक अच्छी क्लासिफिकेशन कर पाएंगे। जैसे कि लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी। अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब अंदर का क्या स्ट्रक्चर है, एनाटमी क्या है, एम्ब्रियोलॉजी मतलब उनके एम्ब्रियोलॉजी क्या है। एम्ब्रियोलॉजी मतलब ये कि एंशियंट कोई रिलेशन है नहीं, उनका एम्ब्रियो, उनका कैसे अंदर तक इंटरनल कैरेक्टर्स को भी स्टडी करेंगे। फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री ऑफ प्लांट सेल्स। बस ये होती है टर्म्स है, इसको ऐसे रट्टा मार के अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री। इतना डिटेल में इनको समझने की ज़रूरत नहीं है, और समझोगे तो भी टाइम वेस्ट ही करोगे। सच अ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स वॉज गिवन बाय, देखो अभी ये ध्यान रखना, फ्लावरिंग प्लांट्स, तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट कि ये क्लासिफिकेशन फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, ऐसी क्लासिफिकेशन किसने दी, जॉर्ज वेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर ने। किसने, जॉर्ज वेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर ने। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, उसने कैरलस लिनेयस ने, उसने टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी दी थी। तो फिर ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इन पे बहुत अच्छे मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। अब इसके डीमेरिट्स तो यहाँ पे नहीं दिए जैसे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के दिए थे, बट अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। इस पूरी बायोलॉजी में कहीं भी फाइलोजेनेटिक मतलब वर्ड आ जाए तो आपको ध्यान में रखना है, फाइलोजेनेटिक मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब जैसे जैसे इवॉल्व करते रहे तो उनके एंशियंट सेम थे नहीं, उनके एंशियंट में कोई रिलेशनशिप, इनको भी ध्यान रखते हुए चल रहा है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में। अब ये इसमें दिया नहीं है, पर मैंने एनजियर और प्रांटल ने दी थी, पर ये एनसीईआरटी में नहीं दी, तो इसको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है किसने दिया था। ये किस पे बेस्ड था, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स, कि हम इसे भी एक्सेप्ट करेंगे, हम देखेंगे कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप तो नहीं है जैसे अब नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या था कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी देख रहे थे, लेकिन अब फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में ये भी देखेंगे कि उनके एंशियंट में तो कहीं कोई रिलेशनशिप नहीं था, सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है तो क्लासीफाई कर दिया इनको एक में। अब इसको देखेंगे कोई इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप तो नहीं है, उनके एंशियंट तो सेम नहीं है, इसको भी कंसीडर किया जाएगा। दिस अज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म, अभी ये लाइन इंपॉर्टेंट लगी कि जो ऑर्गेनिजम्स, टैक्सा पता है ना, जैसे वो स्पीशीज़, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये थे, तो मतलब स्पीशीज़, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फाइलम, किंगडम, ये टैक्सा थे ना एक अलग अलग। तो अगर सेम टैक्सा का हैव अ कॉमन एंसेस्टर, अगर कोई एक ही मान लो स्पीशीज़ एक ही है, एक ही फैमिली है जैसे फैलिडे और कैनिडे, तो इनका एंसेस्टर कॉमन रहा होगा तभी ये एक टैक्सा में आ रहे हैं। समझ आ रहा है ना। वैसे ही थोड़ा सा लिविंग वर्ल्ड पढ़ोगे तो लिविंग वर्ल्ड अगर पढ़ा हुआ है तो ये ज़्यादा स्टेटमेंट समझ आएगी। ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। ओके, अब वी नाउ यूज़ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सोर्सेज टू हेल्प टू रिजॉल्व डिफ़िकल्टीज़ इन क्लासिफिकेशन। हम अब काफ़ी सारे सोर्सेज हमने यूज़ किए हैं जो हमारी क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो हमें डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी उन्हें ओवरकम करने के लिए हमने बहुत करते रहे। अब पहले तो ये हम क्लासिफिकेशन एक अच्छा तरीका मिल जाए उसको करने के लिए स्ट्रगल में थे, अब हम इसे ईजी बना पाए, हमारे लिए स्टडी करना ईजी हो, क्लासिफिकेशन करना ईजी हो, अब उसका स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हम उस डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम कर सके इसके लिए हमने बहुत सारी चीज़ें डेवलप की, बहुत इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की। दीज बिकम मोर इम्पोर्टेंट, ये और भी इम्पोर्टेंट हो गया व्हेन
देर इज़ नो स्पॉटिंग फॉसिल्स एविडेंस। अब हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि हमारे पास कोई फॉसिल एविडेंस नहीं था। फॉसिल्स मतलब क्या होता है? अवशेष, अवशेष मिल जाते थे ना, जैसे कि हाँ, जैसे कोई पहले ऑर्गेनिज्म था उसका कोई फॉसिल मिल गया तो अब नहीं है, लेकिन उसका अगर फॉसिल मिल गया तो हमें आइडिया लग जाता हाँ पहले ये ऐसे था। लेकिन अब कोई फॉसिल एविडेंस नहीं है जिस केस में, अब कैसे स्टडी करें? इसलिए हमें ना ये अलग अलग फीचर्स लाने पड़े इन्हें क्लासीफाई करने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, अब फोर्थ टेक्सोनोमी आ रही है, न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, विच इज़ नाउ ईजिली, अब बहुत और भी ईजी कर रहे हैं ना। अब क्या करें? अब कंप्यूटर्स का भी यूज़ करेंगे। जितने भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं करेक्टर उस पर बेस्ड था। इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, कि जैसे इनके चिक सेम्स है, इनके आईज सेम्स है, ईयर्स सेम्स है। ईयर्स आईज वैसे प्लांट किंगडम की बात चल रही है, बट स्टिल कि ऐसे करेक्टर्स दिखेंगे हम जिसे ऑब्जर्व करें, उसके आधार पर हमने ना कंप्यूटर में डाटा स्टोर कर लिया, उन्हें नंबर और कोड असाइन कर दिए सभी करेक्टर्स को। मान लो लीफ पिनेट लीफ है तो उसे नंबर 1 कोड दे दिया, कोई ए दे दिया, नंबर 1 दे दिया, हम कहते हैं A1 ए सेम है तो A1 में पिनेट लीव्स है। इस तरीके से ना कोड असाइन कर दिए उनको, करेक्टर्स को, और फिर कोड से ऑब्जर्व किया कि अच्छा इसमें एक कोड सेम है तो इन्हें एक में डालो, 1 नंबर सेम है तो एक में डालो, और फिर उस डाटा को प्रोसेस कर लिया, सेव करके रख लिया कंप्यूटर्स में। इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज़ गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। इस तरीके से हम हर एक करेक्टर, अगर हम ऐसे बिना कंप्यूटर्स के उसे क्लासीफाई करने लगे तो हम हर करेक्टर को इक्वल वेटेज दे भी नहीं पाएंगे। पॉसिबल ही नहीं होगा कि सारे करेक्टर को स्टडी कर पाए। लेकिन अगर हमने कंप्यूटर में स्टोर कर लिए तो हमारे लिए ईजी होगा, हम हंड्रेड्स ऑफ करेक्टर को एक टाइम पर और स्टडी कर सकते हैं। ये इसलिए हमारे लिए ईजी होगा, हम हर एक करेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस भी दे पाएंगे एक समय पे। एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ करेक्टर्स कैन बी कंसिडर, हम 100 कुछ करेक्टर्स को भी कंसीडर कर पाएंगे एक तरफ से, क्योंकि कंप्यूटर्स में डाटा प्रोसेस करते जाओ, सेव करते जाओ तो हमारे लिए ईजी होएगा। अगर हम उसे मैन्युअली करेंगे तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। समझ आए? अब कौन सी? फिफ्थ साइटोटैक्सोनॉमी, दैट इज़ बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। ये साइटोलॉजिकल है मतलब क्रोमोजोम नंबर, क्रोमोजोम से रिलेटेड है। अब इसमें ध्यान रखना क्या क्या कंसिडर किया गया? क्रोमोजोम नंबर, क्रोमोजोम स्ट्रक्चर, बिहेवियर। अब देखो कितना आगे बढ़ गए। पहले जहाँ हम मॉर्फोलॉजी पे कर रहे थे, सिर्फ सेकेंड हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देखा, फिर इवोल्यूशनरी, फिर नंबर्स, कंप्यूटर्स का यूज़ किया, अब हम क्रोमोजोम तक घुस गए, न्यूक्लियस के अंदर चले गए। तो हमने इसमें क्या क्या कंसिडर किया? क्रोमोजोम नंबर, स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है, होता है ना, टेलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, ये देखा। बिहेवियर देखा कि एनाफेस में कैसा बिहेवियर है, इनको भी स्टडी किया, मेटाफेस में कैसा बिहेवियर है। साइटोटैक्सोनॉमी में क्या देखे? 3 चीज़ें, क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। फिर 6 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीमोटैक्सोनॉमी। इसमें आप देखो कीमो से पता चल रहा है केमिकल, तो इसमें हम क्या करेंगे? यूज़ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स टू रिजोल्व कन्फ्यूजन आर ऑल्सो यूज बाई टैक्सोनॉमीज दीज डेज। आज के दिनों में तो इतना एडवांस हो रहा है कि अब हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी देख रहे हैं कि प्रोटीन्स कैसे, इनके केमिकल मतलब इनका केमिकल कॉम्पोजिशन कैसा है प्लांट्स के अंदर, ताकि हम सारी कन्फ्यूजन को रिवॉल्व कर ले। बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी करके छोड़ेंगे, बिल्कुल अंदर तक जाएंगे और इनको बिल्कुल क्लासीफाई करके छोड़ेंगे। ये मेन मुद्दा था। तो ये पैराग्राफ में ये था, इनको बहुत अच्छे से कर लेना क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और मैं तो लिटरली कभी भूल जाती हूँ कि इसमें ये था क्लासिफिकेशन में, उसमें ये था। तो इसको तो बिल्कुल टिप्स पर अच्छे से कि किस क्लासिफिकेशन को किसने दिया, क्या क्या कंसीडर किया गया। वैसे इतना मुश्किल भी नहीं है, बस एक बार मैंने जैसे पढ़ाया उसको ऐसे ही 2 बार 3 बार रीड कर लोगे, बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगी। और वैसे ही मैच द फॉलोइंग आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एक बार क्लिक होने की देरी है, फिर आसानी से हो जाती है क्वेश्चन। ओके।